एपिसोड 651 टू 660। अध्याय 651। मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती। तान शियू अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दृढ़ भाव से उस लड़की की ओर देखने लगी। यू जू ने झिझकते हुए अपनी मालकिन की ओर देखा और सोचने लगी कि अब वह क्या करने की योजना बना रही है। मिस, क्या हुआ? तान शियू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे बताना ही होगा। भले ही उसने मुझसे कुछ नहीं कहा हो और मुझमें कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई हो, मैं यह नहीं मान सकती कि वह मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करता। यू जू ने अपने होंठ सिकुड़े और तान शियू के दृढ़ भावों को घूर कर देखा। लेकिन महोदया, आप एक लड़की हैं। आप इस तरह की बात कैसे कह सकती हैं? अगर कमांडर युआन आपकी जल्दबाजी भरी हरकतों के कारण आपको कमतर आंके तो क्या होगा? उसने अपनी मालकिन को घूर कर देखा और सोचने लगी कि वह उसकी जिंदगी क्यों मुश्किल बना रही है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो युआन सोन को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सारी आलोचना और ताने उसी को सुनने पड़ेंगे। मैडम, मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए और अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। मिस, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, टैन शियू कमरे से बाहर भाग गई। यू जू ने आह भरी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अपने कमरे से बाहर कदम रखते ही तान शियू सतर्क हो गई। उसके कदम धीमे हो गए और उसने चारों ओर देखते हुए सहजता का दिखावा करने की कोशिश की। राजकुमारी टैन शियू मंडप के रक्षक द्वारा रोके जाने पर वह अपने कदम रोक बैठी। उसने सिर हिलाया और बाहर निकलने ही वाली थी कि गार्ड ने उसके सामने हाथ बढ़ाकर कहा, राजकुमारी, महाराज ने कहा है कि आप महल से बाहर नहीं जा सकती। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए मुख्य बगीचे में जा रही हूँ। मेरी नौकरानी मेरे साथ जा रही है। लेकिन राजकुमारी, गार्ड हिचकिचाया लेकिन उनकी कठोर निगाह देखकर चुप हो गया। यह मत भूलो कि मैं राजकुमारी हूँ। मेरे पिता ने तुम्हें मेरी रक्षा करने को कहा है, मुझे महल में कैद करने को नहीं। उसने दृढ़ निगाहों से उसे घूरा जिससे वह डर गया और उसने उसे जाने का रास्ता दे दिया। तान शियू ने राहत की सांस ली और यू जू के पीछे पीछे मंडप से बाहर निकल गई। उसने सावधानी से किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने की कोशिश की, लेकिन महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर वह रुक गई। वहां खड़े सभी पहरेदारों को देखकर उसने मुश्किल से अपनी घबराहट को काबू किया। वह जानती है कि उसे आसानी से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि उसे महल से बाहर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। पहले भी उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी, लेकिन जब से उसके पिता ने उसे शादी के बारे में बताया है, तब से हालात पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। उसने यूजू की तरफ देखा और मुस्कुराए। वे एक पेड़ के पीछे छिपकर दूर से ही पहरेदारों पर नजर रख रही थीं। यूजू ने आह भरी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसे एक बार फिर तान शियू के गुप्त मिशन के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। तान शियू हंसते हुए यूजू की ओर देख रही थी, जिसने महल से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। महल से बाहर निकलते ही वे दोनों सड़क पर चलने लगी। उसकी मदद करने के लिए यू जू ने गार्डों की ओर चलने का नाटक किया और गिरने और पैर में मोच आने का दिखावा किया। उसे गिरते देख सभी गार्ड उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। आखिरकार वह सभी नौकरानियों में सबसे खूबसूरत थी। अपने आसपास के सभी पहरेदारों को व्यस्त रखते हुए उसने टैन शियू को बाहर निकलने का इशारा किया। इसी तरह वे एक बार फिर महल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। यूजू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी नौकरानी बनी। वह जोर से हंसी क्योंकि वह उस दृश्य को नहीं भूल सकती थी जब सभी गार्ड उसके चारों ओर चौकन्ने खड़े थे। यू जू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैडम, अपनी आवाज धीमी कीजिए। अगर कोई सुन ले तो अपनी छवि का ध्यान रखिए। उसने उसे चुप कराने के लिए इशारे किए। तान शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। सब लोग सिर्फ मेरे पिता को पहचानते हैं। मैं एक गुप्त राजकुमारी हूँ जिसने अपना पूरा जीवन महल की चारदीवारी के पीछे बिताया है। आम लोग मुझे नहीं पहचान सकते। उसने हाथ हिलाकर उसे चिंता न करने के लिए कहा। यू जू ने राहत की सांस ली और उसे फिर से खुश देखकर उसे सुकून मिला। उसने सोचा कि अगर आज कमांडर युआन से मुलाकात नहीं हो पाई तो वे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के बाद महल लौट जाएंगे। आखिरकार यह ऐसी चीज है जिसे वे महल में नहीं खा सकते। मैडम, देखिए वहां बड़े बड़े बंस रखे हैं। वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। उसने स्वादिष्ट भोजन का हवाला देकर टैन शियू का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन टैन शियू ने उसकी बातों को अनसुना कर बाजार में चारों ओर देखा। उसका दिल भारी हो गया क्योंकि वह उसे कहीं भी नहीं पा सकी। यू जू ने आह भरते हुए कहा, श्रीमती, मुझे नहीं लगता कि वह आज यहाँ आएगा। आपने उसे बाजार में जितनी बार भी देखा है वह इसलिए था क्योंकि वह महल से निकला ही था।
क्या आपको लगता है कि वह आपको यहाँ मिलेगा? ऐसा नहीं है कि वह बाजार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने अपनी मालकिन की नादानी देखकर उपहास किया। उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ रहता है और वह उसके ठिकाने का पता जाने बिना ही उससे मिलने महल से निकल गई। पहले जब भी वह महल आता था, वह हमेशा उसके पीछे महल से निकल जाती थी और बाजार में उससे मिल जाती थी। वह हमेशा ऐसा दिखावा करती थी मानो यह महज एक संयोग हो, एक सुनियोजित संयोग। यू जू की बातें सुनकर तान शियू ने अपने होंठ एक पतली रेखा में सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी निगाहें सड़क पर इस भीड़ भरे बाजार में उसे ढूंढने की कोशिश में इधर उधर भटक रही थी। ओह! मसालेदार नूडल्स की दुकान पर एक लंबे और आकर्षक व्यक्ति को खड़े देखकर वह अपने कदम रोक बैठी। सड़क के उस पार खड़े उस व्यक्ति को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बाजार में मौजूद सभी लोगों के बीच भी वह उसे दूर से ही पहचान गई थी। उनमें एक अलग और आकर्षक व्यक्तित्व है जो उन्हें अद्वितीय और आसानी से पहचाने जाने योग्य बनाता है। यू जू ने तान शियू की दृष्टि का अनुसरण किया और दुकान पर खड़े व्यक्ति को देखकर चौंक गई। कमांडर युआन सोंग। यू जू ने हैरानी से बुदबुदाया कि उन्होंने उस भीड़ भरे बाजार में उस आदमी को देख लिया था। यह महज एक संयोग से कहीं अधिक था। तान शियू ने यू जू का इंतजार नहीं किया और सड़क के उस पार खड़े व्यक्ति की ओर चल पड़ी। वह इतनी स्तब्ध थी कि उसने अपनी ओर आती हुई घोड़ागाड़ी को देखा ही नहीं। मिस! यू जू चिल्लाई जब उसने देखा कि टैन शियू सड़क के बीच में थी और घोड़ा उसे टक्कर मारने ही वाला था। इस उपन्यास को webnovel.com पर पढ़ें, स्पेस हटा दें। यदि आप इसे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यह उपन्यास पायरेटेड है। चोरों का नहीं, मूल लेखक का समर्थन करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। सादर कामलिन। तन शियू जो स्तब्ध थी, उसने करवट बदली और अपने पास आए घोड़े को देखकर चौंक गई। सहज ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर वहीं जम गया। आह! दर्द से कराहते हुए वह चिल्लाई जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और वह जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद उसे अपने आसपास फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने हिचकिचाते हुए अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर खड़े व्यक्ति को देखकर वह सदमे से चौड़ी हो गई। कमांडर युआन सो। गीत अल्पविराम। युआन सोंग, जो कुछ देर पहले दुकानदार से बात कर रहा था, ने यू जू की चीख सुनी और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि टैन शियू सड़क के बीच में खड़ी थी और घोड़ा उसे टक्कर मारने ही वाला था। उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं तेजी से काम करने लगीं और वह समय रहते उसे एक तरफ खींचने में कामयाब हो गया। अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उठने से पहले कुछ पल उसे घूरता रहा। उसी समय टैन शियू को एहसास हुआ कि उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा हुआ था ताकि उसे चोट न लगे। उसकी दयालुता और देखभाल देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने चारों ओर देखा और सबको उनके आसपास इकट्ठा होकर फुसफुसाते देख भौहें चढ़ा लीं। उसने अपने होंठ सिकोड़े और तान शियू की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ खींच लिया। मेरे साथ आइए। तान शियू हैरान थी, लेकिन वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी जहां वह उसे ले जा रहा था। यू जू भी उनके पीछे दौड़ी, उसके बड़े बड़े कदमों का अनुसरण करने की कोशिश कर रही थी। तान शियू ने सुनसान गली की ओर देखा जो खाली थी और आसपास कोई नहीं था। उसकी मोहक निगाहों और असाधारण रूप से आकर्षक चेहरे को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम महल से ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो? और अगर तुम बाहर आ भी जाते तो क्या तुम्हें सड़क नहीं दिख रही थी? अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम्हें चोट लग जाती। राजकुमारी टैन शियू, आपको कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। आप राजकुमारी हैं, आपको कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई आपको पहचान ले तो क्या होगा? उसके हैरान और भयभीत चेहरे को देखकर उसने असहाय होकर आह भरी। उसकी आंखों में आंसू चमकते देख उसका लहजा नर्म हो गया। जब उसने तन शियू को डांटा तो उसे अजीब लगा। उसने नम आंखों से उसे घूरते हुए सिसकियां भरी, मानो वह रोने वाली हो। वह हर बात से अभिभूत थी और यू जू के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती। अध्याय 652। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। युआन सोन की फटकार सुनने के बाद तान शियू महल में हुई घटना के बारे में सोचकर भावनाओं से अभिभूत हो गई। उसने उसे पहले कभी डांटा नहीं था और उसके हाव भाव देखकर वह डर गई। उसे डर था कि कहीं वह उसे परेशानी न समझ रहा हो और उसके साथ सिर्फ एक राजकुमारी जैसा व्यवहार कर रहा हो। डांट खाने की बजाय उसे उस आदमी द्वारा ठुकराए जाने का डर था जिसके लिए उसने इतने प्रयास किए थे। वह खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अनजाने में ही वह सिसकने लगी और जोर जोर से रोने लगी।
मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती, ये कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। युआन सोंग उसे इस तरह रोते देख चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और राहत महसूस की कि यह एक सुनसान गली थी और आसपास कोई नहीं था। उसकी नौकरानी गली के कोने पर खड़ी थी, लेकिन वह वहां ऐसे खड़ी थी मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। उसे रोते देख उसने उसे डांटना बंद कर दिया और वहीं अजीब तरह से खड़ा रहा। वह लोगों को रुला तो सकता है, लेकिन उन्हें रोने से रोकना नहीं जानता। उसने उसका कंधा थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये सोचकर पीछे हट गया कि शायद ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। आखिरकार वह अभी भी एक राजकुमारी है और वह महज एक सैन्य कमांडर है। उसकी झिझक देखकर वह जोर से रोने लगी, जिससे वह डर गया और चिंतित हो गया। प्रिंसेस टैन शियू, कोई बात नहीं, कृपया रोना मत। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर चिल्लाया। उसे जोर जोर से रोते देख वह माफी मांगने लगा। वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन रोती हुई महिला को संभालना बहुत मुश्किल था। टैन शियू थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने बेबसी से आह भरी और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो। अब रोना मत, मैं तुम्हें अब और नहीं डांटूंगा। अंडस्को तारांकन हिचकी। तान शियू एकदम रुक गई और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे हिचकी आने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरानी से उसे घूरने लगी। उसने उससे कभी इतने अनौपचारिक और आत्मीय लहजे में बात नहीं की थी। उसने हमेशा उसका सम्मान किया और औपचारिकताएं निभाईं। कभी कभी उसे यह बात परेशान करती थी क्योंकि इससे उनके बीच एक दीवार खड़ी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके सिर को छुआ, उसे लगा जैसे उसके कानों में घंटियां बज रही हों। अचानक हवा अधिक सुगंधित और स्वच्छ हो गई, फूल खिलने लगे और उसे अपने पेट में एक झुनझुनी सी महसूस हुई। वह उसे हैरानी भरी निगाहों से देखती रही, जिससे उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। युआन सोंग ने उसकी अत्यधिक मुस्कान और हाव भाव देखकर अजीब सी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए अजीब तरह से कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? औपचारिकता न बरतते देख उसने अपनी पलकें झपकाईं। अपनी मुस्कान को काबू में रखने के लिए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी खिलखिलाती मुस्कान को छिपाने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। हालांकि उसकी हरकतों ने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसकी शर्मीली हरकतों को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने गला साफ करते हुए कहा, राजकुमारी तान शियू, आप बाजार में क्या कर रही थीं? क्या आपने बाहर आने से पहले अनुमति ली थी? उसने संदेह भरी नजरों से उसे देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका सवाल सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने होंठ सिकोड़कर धीमी आवाज में कहा, मैं चुपके से महल से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, चुप कर। क्या तुम्हें पता है कि आजकल महल से अकेले बाहर निकलना कितना खतरनाक है? अगर कोई तुम्हें पहचान ले तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, कुछ नहीं होगा। कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? मैं तान राजवंश की राजकुमारी हूं और यह मेरा इलाका है। मेरा क्या बिगड़ सकता है? उसकी भोली भाली बातें सुनकर उसने सिर हिलाया। उसे ये भी नहीं पता कि उसके लिए कितने खतरे इंतजार कर रहे हैं। वह न केवल शाही परिवार से संबंध रखती है, बल्कि महाराज की सबसे प्रिय भी है। उसका इस्तेमाल शाही परिवार को धमकाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही उसकी छवि तान राजवंश और महाराज की गरिमा का प्रतीक है। महाराज के इतने सारे दुश्मन हैं कि वे आसानी से उनका इस्तेमाल अपने बदले के लिए कर सकते हैं। फिर भी वह अपने आसपास के खतरों को नहीं समझती। उन्होंने आह भरी और कहा, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। आखिर तुम राजकुमारी हो। एक राजकुमारी होने के नाते तुम्हें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और कुछ भी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तान राजवंश की राजकुमारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती। क्या राजकुमारी होने का मतलब है पूरी जिंदगी उस आलीशान महल में कैद रहना? क्या राजकुमारी होने का मतलब है कि मुझे राज्य के लिए खुद को कुर्बान करना होगा? क्या राजकुमारी होने का मतलब है मुझे अपने प्यार को कुर्बान करना होगा? वह चिल्लाई क्योंकि वह उसकी बातें और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। युआन सोंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह कुछ पल तक उसे घूरता रहा और उसके चेहरे के भाव गंभीर होने लगे। उसने अपने होंठ सिकोड़कर गहरी आवाज में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ हुआ है? तान शियू उसके गंभीर चेहरे को देखकर हैरान रह गई। उसने मुंह बनाया और खुद को रोने से रोकने की कोशिश की। उसने सिसकी ली और गहरी सांस ली। उसने उसे घूरकर देखा और उसे वे सुनहरे शब्द याद आ गए। तान शियू, तुम ये कर सकते हो।
कोशिश करो। मैं कमांडर युआन सोंग, मुझे आप पसंद हैं। कमांडर युआन सोंग, मैं आपको पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आप हाल ही में पसंद आने लगे हैं, बल्कि जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था उसी दिन से 1 साल से मैं आपका पीछा कर रही हूँ। वह रुक रुक कर बोलने लगी। जब आप महल में भोज के लिए आए थे और हाल ही में सैन्य कमांडर के पद पर पदोन्नत हुए थे, तभी मुझे आप पर मोहित हो गया था। पहले तो यह आकर्षण था जो जिज्ञासा में बदल गया। हालांकि आपको कुछ बार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। युद्ध में तुम निर्मम और बेरहम हो, लेकिन मेरे साथ तुम हमेशा कोमल और दयालु रहे हो। किसी भी पुरुष ने मुझे इतना खास महसूस नहीं कराया। उसके हैरान चेहरे और बिना कुछ कहे उसे घूरते रहने के तरीके को देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया और कहा, अभी आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। कृपया इसे बोझ न समझें। ये बस मेरी भावनाएं थीं। मैं बस आपको बताना चाहती थी कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। उसकी आंखों में देखते हुए उसे डर लग रहा था और वह कांप उठी। अध्याय 653 शीर्षक में ही स्पॉइलर है। युआन सोंग उसकी बातें सुनकर चौंक गया। वह अचंभित भाव से उसे घूरने लगा। उसकी आंखें सामान्य से अधिक चौड़ी थीं और होंठ खुले हुए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसका बोलने का कोई इरादा है। वह बिना कुछ कहे बस उसे घूरता रहा। तान शियू ने अपनी आंखें झपकाईं, उसका दिल भारी होने लगा था। अगर उसने कुछ कहा होता तो बेहतर होता, लेकिन ये चुप्पी उसे अंदर से मार रही थी। उसकी निगाहें उससे बचने के लिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी टांगों को घूरने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। कमांडर युआन सोंग, मैंने आपको चौंका दिया होगा। आपको अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने दिल की बात कहना चाहती थी। मुझे पता है कि आप मुझे एक राजकुमारी से ज्यादा कुछ नहीं समझते और हमेशा मेरा बहुत सम्मान करते हैं, उसने आंसू रोकते हुए कहा। कृपया मुझे गलत मत समझिए। मैं बस बाद में पछतावा नहीं करना चाहती कि मैंने आपके प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहती। उसने घबराते हुए और बीच बीच में हकलाते हुए कहा। मैं आज इसलिए आई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आज नहीं तो मैं आपसे यह बात कभी नहीं कह पाऊंगी। अपनी बात कबूल करने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे पता है मैं आपका समय बर्बाद कर रही हूँ, इसलिए मैं अब चलती हूँ। उसने जाने का फैसला किया और उसे और परेशान न करने का निश्चय कर लिया। आखिरकार वह यहाँ सिर्फ उसे अपने दिल की बात बताने आई थी। ऐसा नहीं था कि वह कुछ उम्मीद कर रही थी। वह उसे बदले में प्यार करने के लिए मजबूर तो कर ही नहीं सकती। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने अपने खुरदुरे बड़े हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और अपने होंठ उसके गुलाबी नम होठों पर रख दिए। अंडस्को जब उसने अचानक उसे चूमा तो वह दंग रह गई। चुंबन करते हुए उसे घूरते हुए उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली जिससे वह शर्म से लाल हो गई। वह आवाज इतनी कामुक थी कि उसे खुद भी शर्म महसूस हुई। उसकी आवाज सुनकर वह कराह उठा और जोर से चुंबन करने लगा। उसने अपनी जीभ से उसके मुंह में प्रवेश किया, जिससे वह थोड़ी छटपटाने लगी, लेकिन अंततः उसकी बाहों में पिघल गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए जो अब तक उसकी पोशाक को कसकर पकड़े हुए थे। उसने झिझकते हुए उसके वस्त्र के किनारे को पकड़ा और उसके चुंबन में समा गई। वह वहां बेबस खड़ी थी जबकि वह जोश से उसके मुंह के अंदरूनी हिस्से को टटोल रहा था। वे दूर खड़ी युजू के अस्तित्व को भी भूल गए थे। चुंबन समाप्त होने के बाद उसने उसकी ओर देखा। वो हौंफ रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ गीले और सूजे हुए थे। उसने अपने अंगूठे से उसके होंठ पोंछे और प्रेम से उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें जवाब देने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हारे साथ नरमी से इसलिए व्यवहार नहीं किया क्योंकि तुम राजकुमारी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद करने लगा था। हालांकि ये वह दिन नहीं था जब तुमने मुझे देखा था, बल्कि उससे बहुत पहले की बात है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए अत्यंत गंभीरता से कहा। तान शियू, मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आए। मैं अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए मुझे ये बात कहने में इतना समय लग गया। मेरे लिए तुम सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, बल्कि मेरी भावी पत्नी भी हो। बेशक मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने उसके गालों पर बहते आंसू पोंछे। उसके शब्दों को सुनकर उसका गला भर आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसे ठुकराया नहीं बल्कि उसकी भावनाओं का जवाब दिया।
क्या वह उससे पहले उससे प्यार करता है? ये सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में जो कोमलता थी, उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे। उसने उसे पहले कभी इतना कोमल और आकर्षक नहीं देखा था। कौन कहता है कि यह आदमी एक क्रूर भेड़िया है? उसके लिए तो वह इस दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर आदमी था। कमांडर युआन सोंग, उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी चमकती आंखों से उसे घूरने लगी। वह मुस्कुराया और बोला, भाई सोंग, अब से जब हम अकेले हों तो मुझे भाई सोंग कहकर बुलाना। अंडरस्को, उसके शब्द सुनकर उसके कान लाल हो गए। भाई सोंग तो बहुत ही आत्मीय और अनौपचारिक हैं। ज्यादा से ज्यादा वह उन्हें उनके नाम के पीछे लगे पदनाम कमांडर युआन सोंग से बुला सकती है। लेकिन भाई सोंग, कहो, उसने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। अरे, उसके शब्दों को सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। उसने हैरानी भरे भावों से उसकी ओर देखा और अपनी आंखें झपकाईं। जब उसने उसे हैरानी भरे भावों से अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसकी सांसें थम गईं। हैरानी से चौड़ी हुई उसकी आंखें बेहद प्यारी लग रही थीं। वह उसके करीब झुका, लगभग उसके चेहरे पर सांस छोड़ते हुए उनकी नाकें छू रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ब्रदर सोंग कहो। उसके गाल लाल हो गए और उसने अपने निचले होंठ को दांतों से दबा लिया। उसने उसकी नजरों से बचने के लिए नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर कर दिया। अब बोलो। उसके कठोर व्यवहार को देखकर उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी और अंततः अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, भाई सोंग। उसकी बातें सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके करीब आया और उसकी बंद आंखों पर चुंबन दिया। उसने उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, फिर से कहो। वह अपने चेहरे को हथेली से ढकना चाहती थी, लेकिन उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था और उसे अपना चेहरा ढकने नहीं दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोली, भाई सोंग। बोलते समय वह हिचकिचाए और धीमी आवाज में बोली, फिर से। वह चाहता था कि वह उसे बार बार भाई कहकर पुकारे, लेकिन उसका चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया, उसे और कसकर गले लगा लिया। जब उसने अचानक उसे गले लगाया तो वह चौंक गया। वह उसे भाई कहने से डरती थी, लेकिन गले लगाने से नहीं। बहुत अच्छा। तान शियू के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और उसने उसे गले लगा लिया, अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपाने की कोशिश करते हुए। वह हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह न केवल उसे गले लगा पाएगी बल्कि उसे चूम भी पाएगी। तो क्या वह भी मुझसे प्यार करता है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो हुआ वह सच था। शीर्षक, मैं तुम्हें तुमसे कहीं पहले पसंद करता था जितना तुम मुझे पसंद करते हो। अध्याय 654, तुमने मुझे क्यों फेंका। जब जी चेन कमरे में दाखिल हुआ तब तक आधी रात हो चुकी थी। उसने देखा कि झाओ मिंग पलंग पर बैठी सो रही थी। उसका सिर पलंग के सहारे टिका हुआ था और गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। उसे उस लड़की पर तरस आया और उसने आह भरी, क्योंकि वह असुविधाजनक स्थिति में सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने हाथों में हरम की रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते सो गई थी। वह उसके पास गया और उसकी गोद से बिस्तर पर गिरी रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक उठाया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। उसने उसके चेहरे से बालों की लंटें हटाईं और उसे उठाकर बिस्तर पर आराम से लिटाने की तैयारी करने लगा। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर और घुटनों के नीचे रखा, उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ठीक से लिटाने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही वह उससे बिस्तर पर लिटाने वाला था, उसने उसे नींद में कुछ बुदबुदाते हुए सुना। जब वह स्पष्ट रूप से बोल रही थी तो उसने भौहें चढ़ा लीं। वह उसकी बात सुनने के लिए आगे झुका। भाई सोंग, गहरी नींद में सो रही झाओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अंडरस्को, भाई सोंग। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए धीमी आवाज में फिर कहा। अंडरस्को। जी चेंग उसे नींद में किसी दूसरे आदमी का नाम लेते देख अवाक रह गया, वो भी सोते हुए। ये कौन है? भाई सोंग। हैरानी से उसके होंठ खुल गए और भौहें तन गईं। धड़ाम। जी चेंग उसे अपनी बाहों में लिए हुए था और उसके कहे शब्दों में खोया हुआ था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसकी बाहों में हिल डुल रही है। नींद में करवटें बदल रही झाओ मिंग अचानक एक तरफ मुड़ी और जोर से आवाज करते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। आह! वह चिल्लाई जब उसकी नींद टूट गई और उसका शरीर बिस्तर पर गिर गया, जिससे वह चौंक कर जाग गई। अंडरस्को। जब वह गिरी तो जी चेन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने क्षमा मांगते हुए उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि वह उसके हाथों से कैसे गिर गई। झाओ मिंग, जो अभी अभी नींद से जागी थी और अभी भी स्वप्निल अवस्था में थी, ऐसे विलाप कर रही थी मानो किसी ने उससे बेरहमी से पीटा हो। अरे, ये क्या है? तुमने मुझे क्यों फेंक दिया?
क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आह! वह जोर से रोने लगी, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। जी चेंग अचंभित रह गई और उसे घूरने लगी, ये सोचकर कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ मिनटों बाद वह शांत हो गई और उसने अपना चेहरा पोंछा। उसने गहरी सांस ली और बोली, ये क्या है? मैं क्यों रो रही थी? अंडरस्को। जी चेंग उसे इस तरह से व्यवहार करते देख अवाक रह गई। मुझे कैसे पता चलेगा? उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों फेंक दिया? तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। उसने मुंह फुलाकर उसे तिरछी नजरों से देखा। उसने भौहें चढ़ाकर बिस्तर पर बैठते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे यही पूछना चाहता था। तुम किस तरह का सपना देख रही थी? तुम बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी और सोते समय तुम्हारा चेहरा लाल हो गया था। उस चुंबन को याद करके उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसके कान लाल हो गए। वह चुंबन इतना वास्तविक और कोमल था। उसने अपने चेहरे की गर्मी को शांत करने के लिए अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई, जिससे वह हैरान रह गया। उसने भौहें चढ़ाकर उसे घूरना शुरू कर दिया। वह शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी और नींद में किसी दूसरे आदमी का नाम पुकार रही थी। ये किस तरह का सपना था? यह बस एक अचानक आया सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपने में कोई ऐतिहासिक प्रेम कहानी वाली फिल्म देख रही थी। ओह, मुझे इसका अंत देखना है। ये बहुत अच्छा था, उसने उस सपने को याद करते हुए कहा। अंडरस्को मूवी, वो क्या होती है? क्या वो कोई खाने की चीज है? उसने पूछा जब उसे उसकी बात समझ नहीं आई। ओह हाँ, बेचारे को तो फिल्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आह, कितना दुखद है। वो जीवन के एक बड़े सुख से वंचित रह रहे हैं। उसने होंठ सिकोड़कर दया भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जब उसने उसे इस तरह घूरना शुरू किया तो उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रही थी। जब उसने उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो उसने उसे तिरछी नजर से देखा। उसने आह भरी और पानी का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह पानी पी रही थी, लेकिन उसके शब्द सुनकर उसे खांसी आ गई। ये ब्रदर सॉन्ग कौन है? उसका सवाल सुनकर वह चौंक गई और उसे तेज खांसी आने लगी। आपको इस नाम के बारे में कैसे पता चला? उसने बड़ी मुश्किल से पूछा। तुम सोते समय मुस्कुरा रहे थे और इस नाम को पुकार रहे थे। ये कौन है? मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? उसने अपने चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी के साथ पूछा। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराने से खुद को रोका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ईर्ष्यालु स्वभाव का आदमी है। उसने गला साफ किया और बोली, मुझे भी नहीं पता। ये बस एक अचानक आया सपना था। मैं सपने में उस नाम को पुकार रही थी, तो शायद सोते समय भी मैंने उसका जिक्र किया हो। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोचने लगा कि वह किस तरह का सपना देख रही थी जिसके कारण वह इस तरह मुस्कुरा रही थी। सपना? कैसा सपना? उसका सवाल सुनकर वह रुक गई। उसने अपने होंठ सिकोड़े और अभी अभी देखे गए सपने के बारे में सोचने लगी। सपने से जागने के बाद वह इतनी खुश और उत्साहित थी कि वह यहाँ के मुख्य बिंदु को ही भूल गई। सपने में वही लड़की थी जो पिछले सपने में रो रही थी। चारों ओर खून बिखरा हुआ था और उसके चारों ओर लाशें पड़ी थीं। उस भयावह दृश्य को याद करते ही उसके चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। सपने में वह लड़की कितनी मासूम और भोली लग रही थी। उसकी कोमलता और मधुर स्वभाव के कारण उसके चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। लेकिन उस युद्ध क्षेत्र के खूनी दृश्य को याद करके उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर यह उसका आखिरी जीवन था, तो वह खूनी मंजर और लाश, उस भयावह संभावना के बारे में सोचकर उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिसने जी चेंग को चौंका दिया था। जब से वह जागी तब से उसके चेहरे पर अलग अलग भाव उभर रहे थे। पहले तो वह निराशा के कारण रोने लगी, फिर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगी और अब फिर से रोने लगी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी और दर्द झलक रहा था। अध्याय 655 ब्रदर सॉन्ग। जी चेंग उसकी इस तीव्र प्रतिक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे केवल इतना ही पूछा कि उसने किस तरह का सपना देखा था और उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें उदास हो गईं। उसका पीला चेहरा देखकर वह चिंतित हो गया और पूछा, झाओमिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? उसने अपना सिर उठाया और स्तब्ध होकर उसे घूरने लगी। अगर वो सपना मेरा पिछला जन्म था, तो क्या जी चेंग भी मेरे पिछले जन्म का हिस्सा था? क्या ये वही युआन सोन है? उस दिल को छू लेने वाले सपने के बारे में सोचते हुए उसने सोचा। वह इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया।
युआन सोन का चेहरा याद आते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, बहुत जाना पहचाना। वह लीवेई जैसा ही दिखता था। अंडस्को, हे भगवान! उसे ये देखकर सदमे से चीख निकली और उसने हैरानी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। क्या ये वाकई वही है जो मैं सोच रहा हूँ? जी चेन चौंक गया जब उसने अचानक हैरानी से चीख मारी। इतने कम समय में वह इतने तरह के भाव क्यों दिखा रही थी? वह उसे परेशान कर रही थी। वह उसकी ओर देखता रहा और कुछ कहने का इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत वह बिस्तर से उठी और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। क्या, इस समय तुम कहाँ जा रही हो? उसने बिस्तर से उतरते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछा। वह पीछे मुड़ी नहीं और अपनी ऊपरी पोशाक ढूंढने लगी। चाची शेनजिया से मिलने जा रही हूँ, उसने उसकी ओर देखे बिना कहा। उसने अपनी चप्पलें पहनी और दरवाजा खोलने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया और उसका रास्ता रोक दिया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तो मुझे यही पूछना चाहिए। आधी रात हो चुकी है, तुम इस समय उससे मिलने क्यों जा रहे हो? झाओ मिंग, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जब से तुम होश में आए हो, तुम्हारा व्यवहार अजीब सा है। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती, सिर्फ आंटी शेन जिया को ही बता सकती हो? उसने गहरी ठंडी आवाज में पूछा। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह रुक गई। वह बस घबराई हुई थी और अपनी इस स्थिति से हैरान थी। उसने उसे घूरकर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। वैसे भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, उसने गंभीर चेहरे से कहा और आह भरी। क्या वह इस बात पर यकीन कर सकता है कि वह झाओ मिंग नहीं बल्कि किसी दूसरे युग की लड़की है? उसने फिलहाल शेन जिया से मिलने जाने का विचार छोड़ दिया। अगर वह इतनी देर रात उससे मिलने जाती तो शेन जिया उसे जान से मार देती। उसने अपना ऊपरी वस्त्र उतारा और अपने बिस्तर की ओर चलकर बेजान होकर मुंह के बल बिस्तर पर गिर पड़ी। अंडस्को, उसने उसकी हरकतों को देखा और आह भरी। क्या वह सचमुच जी राजवंश की साम्राज्ञी है? कभी कभी उसे आश्चर्य होता है कि वह इतनी बदल कैसे गई। पहले वह कितनी स्त्रीत्वपूर्ण, गरिमामय और सुरुचिपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन अब वह सुरुचिपूर्ण होने से कोसों दूर थी। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर चल पड़ा। वह बिस्तर पर बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं समझ न सकूं। लगता है तुम भूल गई हो, लेकिन मैं जी वंश का सम्राट हूं। तो बताओ क्या समस्या है? तुम इस समय आंटी शेन जिया से मिलने क्यों जाना चाहते हो? उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा नर्म गद्दे में धंसा हुआ था, लेकिन जब उसने अपने शब्द सुने तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सम्राट, जब वह इस दुनिया में आई थी तब वह उससे डरती थी, ये सोचकर कि उसकी छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन वह सोचती है कि वह कब इतनी बहादुर हो गई कि अब उसे उसके सम्राट होने की परवाह ही नहीं है। आप सम्राट हैं, लेकिन मेरे लिए आप केवल जी चेंग हैं। क्या आपने मुझे यह नहीं कहा था कि मैं आपके साथ सामान्य व्यवहार करूं, सम्राट की तरह नहीं? और जब मैं आपकी बात मान रही हूं तो आप दुविधा में हैं। महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने अनिर्णायक होंगे। उसने अपना सिर उठाया और बांह के सहारे सिर टिकाकर उसकी ओर मुड़ गई। वह अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी ओर मुंह करके आलस भरे लहजे में बोली। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुरा उठा। वह शब्दों से खेलना बखूबी जानती है। इन सब बातों को छोड़ो, तुम आंटी शेन जिया से मिलने इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती थी? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? क्या तुम मुझे बता नहीं सकती? उसने झुककर उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लिया और अपने खुरदुरे अंगूठे से हल्के से सहलाते हुए कहा। उसने उसकी आंखों में देखा और आह भरी। क्या मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकती? उसके मन में उसे सब कुछ बताने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि उसे डर था कि वह सोचेगा कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। आखिर वह झाओ मिंग से प्यार करता है। उसने अपने निचले होंठ को दबाया और हिचकिचाते हुए कहा, जी चेंग, मैं झाओ मिंग नहीं हूं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा। वह जरा भी नहीं हिचकिचाई और बिना किसी संकोच के कह दी। अंडस्को, वह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। मुझे पता है, आप झाओ मिंग नहीं बल्कि मेरी महारानी झाओ मिंग है। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए और उसके रेशमी काले बालों को सहलाते हुए कहा। वह हल्की सी मुस्कुराए और आह भरी। सच बोलने पर भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि हम पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? उसने अचानक उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है।
उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके गालों, नाक और होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराई। वह जानती है कि वह सभी चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन वह कभी भी उसकी बातों को ना नहीं कहता। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। उसने उसे सोने के लिए कहा और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया, उसे कंबल ओढ़ा दिया क्योंकि वह सपने के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। वह मुस्कुराए और उसकी कमर को कसकर गले लगा लिया, अपना सिर उसकी बाहों पर रखकर वह गहरी नींद में सो गई। जी चेंग ने उसे सोते हुए देखा और मुस्कुराया, लेकिन जब उसे उसके शब्द याद आए तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। ब्रदर सॉन्ग, ये इतना मिलता जुलता क्यों लगता है? अध्याय 656, क्या योजना है? अगले दिन झाओ मिंग नाश्ता किए बिना शेन जिया के कमरे में चली गई। लू शी हैरान थी क्योंकि झाओ मिंग कभी नाश्ता नहीं छोड़ती थी और यह पहली बार था कि वह बिना कुछ खाए कमरे से बाहर गई थी। अल्पविराम। शेन जिया के कमरे में पहुंचकर झाओ मिंग ने दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से दरवाजा खोल दिया। शेन जिया कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी और सुबह सुबह झाओ मिंग को देखकर हैरान रह गई। हालांकि सुबह इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन झाओ मिंग के लिए यह सुबह का समय था। वह आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं उठती। हालांकि वह अपने कमरे में जल्दी आ गई थी, इसलिए उसे थोड़ी हैरानी हुई। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? शेन जिया ने झाओ मिंग के लिए कप में चाय डालते हुए पूछा। झाओ मिंग उसके सामने बैठ गई और विनम्रता से शेन जिया से प्याला ले लिया। उसने प्यास बुझाने के लिए प्याले से एक घूंट पिया और कहा, आंटी शेन जिया, मुझे कल एक और सपना आया। आप विश्वास नहीं करेगी कि मैंने सपने में क्या देखा। उसने हथेली मलते हुए उत्साह से कहा। शेन जिया ने अपनी क्रिया रोक दी और गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुमने क्या देखा? झाओ मिंग ने अपने सपने के बारे में सब कुछ मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया। वह उस चुंबन और उस कोमलता को भूल ही नहीं पा रही थी। जब झाओ मिंग ने सपने का बेहद विस्तार से वर्णन करना शुरू किया तो शेन जिया ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। जब उसने चुंबन के बारे में भी बताना शुरू किया तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये बात टाली जा सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उत्तेजित जी मिंग को काबू में रखना मुश्किल है, लेकिन झाओ मिंग के मुंह से ऐसी बातें सुनना अजीब लगता है। वह जानती है कि जी मिंग बोल रही है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वह उसे झाओ मिंग के रूप में देख रही है। तो तुम असल में क्या कहना चाहती हो? शेन जिया ने उसकी बात सुनने के बाद पूछा। झाओ मिंग हौंफते हुए बोली, क्योंकि इतना बोलने के बाद उनका गला सूख रहा था। उन्होंने चाय पी और कहा, शेन जिया ने, आंटी, आपको यकीन नहीं होगा कि कमांडर युआन सोन बिल्कुल किसके जैसे दिखते हैं। उस सपने के बारे में सोचकर मैं तो दंग रह गई। झाओ मिंग एक बेहद मुश्किल मामले को सुलझाने की खुशी में मुस्कुरा रही थी। उसे शेन जिया से किसी चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन इससे पहले कि वह रहस्य उजागर कर पाती, शेन जिया के शब्द सुनकर उसका चेहरा उतर गया। ये लीवेई है ना? शेन जिया ने नौकरानी द्वारा परोसे गए फल खाते हुए लापरवाही से पूछा। लेस देन अंडरस्कोर ग्रेटर देन। ये सुनकर झाओ मिंग अवाक रह गई। क्या वह, उसे यह कैसे पता चला? झाओ मिंग के हैरान, परेशान और निराश भावों को देखकर शेन जिया मुस्कुराए। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और माथे पर शिकन आ गई थी। आपको ये कैसे पता चला? उसने हैरानी से हकलाते हुए पूछा। शेन जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि लीवेई किसी से मिलती जुलती दिखती है? वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसे तुमने सपने में देखा था। तो अगर आप मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं तो क्या आप मुझे उस घटना के बारे में बता नहीं सकते? झाओ मिंग ने भौहें चढ़ाईं। वह थोड़ी निराश थी कि उसके प्रयास व्यर्थ गए। शेन जिया ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ नहीं जानती। मुझे बस कुछ दृश्य दिखाई दिए और उन्हीं के आधार पर मैंने अनुमान लगाया। इसके अलावा तुम्हारे अतीत के बारे में जानने के लिए मुझे गहन ध्यान साधना करनी पड़ी, जिसमें मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हुई। अगर मैं अपने दृश्यों के सहारे उस बात का पता लगाने की कोशिश करूं, तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इतनी तीव्र ऊर्जा सहन नहीं कर पाऊंगी। इस रहस्य को सुझाने वाले केवल आप और झाओ मिंग ही हैं। भले ही आपको उस चीज के बारे में पता हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको और झाओ मिंग को, जो इस समय आपके शरीर में है, उस चीज को एक साथ जलाना होगा, तभी उसका असर होगा और श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। शेन जिया ने सरल शब्दों में समझाया। ये सुनकर झाओ मिंग अवाक रह गई। वह और झाओ मिंग मिलकर इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं?
शेन जिया ने उसके हाव भाव से उसके मन की बात समझ ली और कहा, चूंकि मैं अपने कमजोर शरीर के कारण अब झाओ मिंग से बात नहीं कर सकती, इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उससे बात करो और इस अभिशाप को खत्म करो। तभी तुम और झाओ मिंग सुखी जीवन जी पाओगे। लेकिन कैसे? मैं यहाँ हूँ जबकि झाओ मिंग मेरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां जा सकती हूँ या वह यहाँ आ सकती है। उसने झुंझलाहट में अपने हाथ हवा में उठा दिए। वे अलग अलग देशों में नहीं बल्कि अलग अलग दुनियाओं में हैं। ऐसा नहीं है कि वह हवाई जहाज से कुछ ही घंटों में दूसरे देश जा सकती है। ये पूरी तरह से अलग दुनिया है, अलग समय रेखा है। यह अभिशाप बहुत जटिल है। यह उससे ऐसे काम करवा रहा था जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जब वह इस दुनिया में आई थी तब उसने कभी ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। शेन जिया के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने कहा, चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। 3 महीने बाद जब मौसम फिर से गर्म होने लगेगा, पूर्णिमा के दिन हम अपनी योजना पर काम करेंगे। झाओ मिंग ने उसकी अर्थपूर्ण बातें सुनकर भौहें सिकुड़ी। उसका असल मतलब क्या है? 3 महीने बाद क्या होगा? योजना? कैसी योजना? हालांकि शेन जिया ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। शेन जिया द्वारा वापस जाने के लिए कहे जाने पर झाओ मिंग को निराशा हुई। उसने झुंझलाहट भरी आह भरी और पूछा, ठीक है, एक आखिरी सवाल। आपने पहले कहा था कि ली वेई जी चेन का पुनर्जन्म है, और अब आप कह रहे हैं कि ली वेई युआन सोन का पुनर्जन्म है। तो क्या इस लिहाज से जी चेंग भी पुनर्जन्म है? उसने पलकें झपकाते हुए पूछा। अब उसे पता चल गया है कि तान शियू नाम की लड़की उसका पिछला जन्म थी, लेकिन उस अभिशाप को खत्म करने के लिए उसे उस जन्म में घटी घटनाओं के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। हालांकि वह ये जानना चाहती थी कि क्या जी चेंग और उसका पिछले जन्मों से कोई संबंध था, और अगर हाँ तो ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। उसने नियति से जुड़े प्रेमियों के बारे में केवल काल्पनिक उपन्यासों में पढ़ा था, लेकिन अगर यह सच है तो वह नियति से जुड़े प्रेमियों का वास्तविक उदाहरण बन जाएगी। शेन जिया ने उसके उत्साहित भावों को देखकर सिर हिलाया। जिन तान शियू और कमांडर युआन सोन की आपने बात की, वे आपके और जी चेन के पिछले जन्म के हैं। ये सब उसी जन्म से शुरू हुआ, इसलिए इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए आपको उस अतीत के बारे में और अधिक जानना होगा। तभी आपका जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता है। उसकी बातें सुनकर झाओ मिंग ने आह भरी। मुझे वह चीज कब मिलेगी? अध्याय 657। क्या मैं अब डॉक्टर के रूप में काम कर सकता हूँ? शेन जिया ने झाओ मिंग को घूरते हुए कहा, इन 3 महीनों में मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ताकत बढ़ाओ। तुम्हें अपना प्रशिक्षण शुरू करना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। झाओ मिंग ने अपनी आंखें झपकाईं और सोचने लगी कि उसे अपनी सहनशक्ति क्यों बढ़ानी पड़ रही है। शेन जिया उसे कुछ नहीं बता रही है और रहस्यमयी व्यवहार कर रही है। प्रशिक्षण, ताकत, लेकिन उसे व्यायाम से नफरत है। उसने अपने होंठ सिकुड़े, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि क्या कोई और रास्ता है, शेन जिया ने उसे बीच में ही रोककर कहा, कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब जाओ, मैं थक गई हूँ। अंडिस्को, वह हमेशा अपनी बात पूरी करने के बाद उसे जाने के लिए कहती थी। उसने उसे घूरकर देखा और दांत भींचे, लेकिन आखिरकार कमरे से चली गई। उसे सबसे ज्यादा नापसंद व्यायाम करना है। आह, कितना परेशान करने वाला है। उसने झुंझलाहट में अपनी कनपटी रगड़ी। तारांकन तारांकन तारांकन। युआन लेई को इस घटना के संबंध में जांच के लिए हिरासत में लिए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। हालांकि अब उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेट पर उसकी खबर खूब फैली थी क्योंकि यह एक बड़ा घोटाला था। जी मिंग या जियान यान को नुकसान पहुंचाने की उसकी कोशिश इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अवैध नशीली दवाओं के सेवन ने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ नियमों में सख्ती के चलते उसे लगभग हर दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाता था। इसी वजह से उनका विवाद शांत नहीं हो पाया। इंटरनेट पर लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और तथाकथित बहसों के जरिए युआन लेई को दोषी या निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया भी इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिया मिंग को उस पर थोड़ी दया आई, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर उस दिन उसने फुर्ती से प्रतिक्रिया न दी होती तो वह और घोड़ा बार पार कर जाते और पहाड़ी इलाके में पहुंचने पर पहाड़ से नीचे गिर सकते थे। इसके अलावा वो दवा खतरनाक थी और अगर उसे घोड़े का इलाज करना नहीं आता तो उसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि उसे चिंता थी कि युआन लेई को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पुलिस को अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। इसके अलावा युआन लेई के प्रशंसक उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
उसने कुछ दिन पहले लिवेई से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लिवेई का मतलब क्या है कि उन्हें बाद में पता चलेगा। हालांकि उसे इस बात की राहत थी कि इस विवाद का इटरनल लव की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। श्री हान ने कुछ दिन पहले उसे फोन किया था और कहा था कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने युआन लेई के खिलाफ कुछ नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि शी मिंग जिन लिवेई की पत्नी है, तो उनका डर और अपराधबोध और बढ़ गया। हालांकि शी मिंग के ये कहने पर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें शांति मिली और वे निश्चिंत हो गए। कई लोग उत्सुकतावश फिल्म देखने गए क्योंकि वे उस दृश्य को देखना चाहते थे जिसके कारण ये सारा विवाद खड़ा हुआ। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इंटरनेट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, जैसे कि वे कितने हैरान और अचंभित थे। घोड़े को नशा दिया गया था और जियान यान और शी मिंग एक कठिन और खतरनाक स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कई आलोचकों ने अभिनेताओं के पेशेवर रवैये की भी प्रशंसा की, जिस तरह से उन्होंने स्थिति को संभाला। कई लोग घबरा जाते और इस दृश्य में शूरवीर को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बहादुरी के कारण ही ये दृश्य बेहतरीन बन पाया और यादगार बन गया। जिया मिंग लाइफ अस्पताल में ओल्ड लू के दफ्तर में बैठी थी। अकेले इतने बड़े दफ्तर में बैठे हुए उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने चारों ओर देखा। वह सोच रही थी कि श्री लू ने आज उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया। सुबह उन्होंने अचानक फोन किया और उसे अस्पताल आने को कहा। उसने सोचा कि वह मरीज का हालचाल जानने आए होंगे, लेकिन उन्होंने दादाजी सू को बिना बताए सीधे उसे अपने दफ्तर बुला लिया। श्रीमती शी, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दफ्तर का दरवाजा खुला और औपचारिक सूट पहने बूढ़े लू ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। इस उम्र में भी वे खुद को बहुत अच्छे से संभालते थे और अच्छी सेहत में थे। शी मिंग ने बूढ़े लू को आखिरकार आते देख मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए उनका विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। ओल्ड लू चलकर शी मिंग के सामने वाली अपनी कुर्सी पर गया और उसे बैठने के लिए कहा। आराम से बैठने के बाद उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम सोच रही होगी कि मैंने उस बूढ़े आदमी को बताए बिना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, है ना? उसने झिझकते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने आह भरी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। सुश्री शी, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि अगर आप उस मरीज को ठीक कर देती हैं जिसकी देखभाल का जिम्मा मैंने आपको सौंपा है, तो मैं आपको बिना किसी लिखित परीक्षा के अपने अस्पताल में नियुक्त कर लूंगा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सिर हिलाया। अचानक उसे घबराहट होने लगी और उसने अपने हाथ मेज पर रखकर कसकर पकड़ लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वह समय आ गया है सुश्री शी। कल हमने मरीज की पूरी जांच की और उनकी रिपोर्ट ठीक है। हृदय रोग विशेषज्ञ ने भी कहा है कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है। और सभी वरिष्ठ डॉक्टर उनकी हालत देखकर हैरान थे क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखती हैं। क्योंकि आपने 3 महीनों में बिना किसी पश्चिमी दवा और सर्जरी के उसका इलाज कर दिखाया। चूंकि आपने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इसलिए वादा निभाना मेरी जिम्मेदारी है। सुश्री शी, यह आपका अभ्यास प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र है। अब से आप हमारे अस्पताल का हिस्सा हैं। अन्य डॉक्टरों की तरह आप भी मरीजों का इलाज कर सकती हैं और कोई भी आपकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा पाएगा। उनकी हैरानगी भरी शक्ल देखकर वह मुस्कुराया। जिया मिंग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन ये खबर उसके लिए असहनीय थी। वह इस खबर की उम्मीद लेकर यहाँ नहीं आई थी। उसने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आधिकारिक तौर पर इस दुनिया में डॉक्टर बन गई है। अब वह आत्मविश्वास से सबको बता सकती है कि वह डॉक्टर है। आपको बस इस नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे प्रशासन को जमा करना है। इसे जमा करने के बाद वे आपको आपका पहचान पत्र और कोट प्रदान करेंगे और आपको सभी आवश्यक निर्देश देंगे। आप अगले सप्ताह से काम शुरू कर सकती हैं। उन्होंने उसकी बाह थपथपाते हुए कहा। सच में, क्या मैं अब डॉक्टर बन सकती हूँ? उसने आंसुओं से भीगी आंखों से पूछा। वह उसके सामने रोने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। बूढ़ी लू ने उसके हाव भाव देखे और सिर हिलाया। हाँ, तुम कर सकते हो। शी मिंग श्री लू के कार्यालय कक्ष से बाहर निकली और स्तब्ध सी चल रही थी। उसने अपना मुखौटा पहन लिया, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अपने पिछले जन्म में पहली बार किसी मरीज का इलाज करने का पल याद करके भावुक हो गई। वह अपने पिता के चेहरे पर गर्व का भाव देखकर खुशी से अभिभूत थी। उसे ठीक उसी क्षण वही भावना महसूस हो रही थी। उसे लगा था कि इस दुनिया में वह डॉक्टर के रूप में काम नहीं कर पाएगी, लेकिन दादासू की मदद से वह न केवल आंटी शेन जिया के बारे में पता लगाने में कामयाब रही, बल्कि लाइफ हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बन गई। अब वह और क्या चाह सकती है।
अध्याय 658 क्रोधित पत्नी। जिया मिंग के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देखा। उसने अपनी आंखों से आंसू रोकने के लिए सिसकियां ली। वह इस खुशी को अकेले नहीं संभाल सकती। मुझे पहले लीवेई को सूचित करना चाहिए। वह अस्पताल के गलियारे के बीच में खड़ी हो गई और अपना फोन निकाला। उसने 1 मिनट तक उसके नंबर को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। वह मुस्कुराए और फोन वापस अपने बैग में रख लिया। वह मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर निकली और जिन कॉर्पोरेशंस जाने के लिए टैक्सी ली। लोगों से पहचान छिपाने के लिए उसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। 15 मिनट बाद ड्राइवर ने जिन कॉर्पोरेशंस के सामने टैक्सी रोक दी। वह टैक्सी से उतरी और जिन कॉर्पोरेशंस में प्रवेश कर गई। उसने पीले रंग की फूलों वाली सूरजमुखी डिजाइन की ड्रेस पहनी थी, जिसमें कई परतों वाली घंटीनुमा आस्तीनें थीं। उसके सीधे रेशमी बाल कंधों पर खुले हुए थे, जिससे वह हमेशा की तरह युवा दिख रही थी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट उस समय हैरान रह गई जब इमारत में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाली एक लड़की बिना अपॉइंटमेंट की पुष्टि किए राष्ट्रपति भवन की लिफ्ट की ओर चल पड़ी। वह दफ्तर में नियमित रूप से नहीं आती थी, इसलिए उसकी पहचान को लेकर संदेह होना स्वाभाविक था। जिया मिंग अपने कदमों पर रुक गई और रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मैं लीवेई से मिलने जा रही हूँ। क्या वह ऑफिस में है? उसने सहज भाव से पूछा। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि किस लड़की में राष्ट्रपति को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत है। हालांकि जब उसने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह खुशी से लगभग चीख पड़ी क्योंकि काम पर उसका तीसरा दिन था और उसकी मुलाकात महान शी मिंग से हुई, जिनके बारे में आजकल ऑफिस में हर कोई बात कर रहा है। जिस दिन से जी मिंग ने खुलासा किया कि लीवेई उनके पति हैं, तब से दफ्तर में लगभग हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। कई लोगों को ये पता नहीं था कि लीवेई पहले से शादीशुदा थे और अब उन्हें न केवल ये पता चला है कि उनकी शादी हो चुकी है, बल्कि उस अभिनेत्री से हुई है जिसने अपनी अलौकिक सुंदरता और अभिनय के लिए प्रसिद्धि हासिल की है। रिसेप्शनिस्ट हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और जब जी मिंग उसकी ओर बढ़ा तो उसकी सांस अटक गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको ऑटोग्राफ चाहिए? जी मिंग ने लड़की की आंखों में स्पष्ट उत्साह और हैरानी देखकर धीमी आवाज में पूछा। उसने उत्साह से सिर हिलाया और उसे एक पेन और नोटपैड पकड़ा दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी डेस्क पर पाया था। जिया मिंग मुस्कुराए और उससे नोटपैड लेकर उस पर बड़े ही सलीके से अपना नाम लिखा। पिछले जन्म में सीखी सुलेख कला के कारण उसकी लिखावट देखकर लड़की आश्चर्यचकित रह गई। लो, जी मिंग ने उसे नोटपैड लौटा दिया। धन्यवाद, लड़की ने उत्साह और प्रशंसा से देखते हुए बड़ी मुश्किल से धन्यवाद कहा। वह हमेशा सोचती रहती थी कि उनकी मालकिन कैसी होंगी। हालांकि दफ्तर में फैली उन अफवाहों के विपरीत जिनमें कहा गया था कि वह बनावटी, घमंडी और बदमिजाज है, वह बहुत ही अच्छी इंसान है। उसने मांगने से पहले ही उसे ऑटोग्राफ दे दिया। जब उसे याद आया कि उसने उससे एक सवाल पूछा था तो वह प्रशंसा भरी नजरों से उसे घूरने लगी। अरे साहब दफ्तर में हैं। क्या मैं उन्हें पहले सूचित कर दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जी मिंग ने हाथ हिलाया और राष्ट्रपति की लिफ्ट की ओर चल पड़ी। गलियारे में मौजूद कर्मचारियों ने शी मिंग को पहचान लिया और देखा कि वह रिसेप्शनिस्ट से किस तरह बात कर रही थी। लोग कानाफूसी करने लगे और उनकी तस्वीरें खींचने लगे, जाहिर तौर पर अपनी महिला बॉस को दिखाने के लिए। उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और कई लोग उनके रिश्ते को लेकर संदेह जता रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुपके से उसकी तस्वीरें खींची। कुछ लोगों ने तो हिम्मत करके उससे मिलने की कोशिश भी की। शी मिंग पहले तो हैरान रह गई, फिर उसने अपना मास्क हटाया और ऊपर जाने से पहले कुछ ऑटोग्राफ दिए। आखिरकार यह उसके पति की कंपनी थी, वह उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? उसे सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा क्योंकि वह लोगों से घिरी हुई थी और उसे उन सभी को ऑटोग्राफ देने थे। वह राष्ट्रपति की लिफ्ट से बाहर निकली और राहत की सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑटोग्राफ देना इतना थका देने वाला हो सकता है। मैडम, जब गु शाओ ने दफ्तर के बाहर खड़े होकर उन्हें औपचारिक रूप से अभिवादन किया तो वह मुस्कुराई। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह अब भी उन्हें इतने औपचारिक ढंग से बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सर, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। उसका सारा आश्चर्य व्यर्थ हो जाने पर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने आह भरी और दरवाजा खोल दिया। वह कमरे में दाखिल नहीं हुई और ऑफिस के बाहर खड़ी होकर दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए
बस ऑफिस के अंदर झांकती रही। वहां खड़े रहना बंद करो और अंदर आओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। उसके उदास मूड को देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह हिचकिचाते हुए अंदर गई और अपना गला साफ किया। तुम गुस्से वाली पत्नी की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? उसने मजाक करते हुए उसकी डेस्क की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपना सिर उठाया और उसे ठंडी निगाहों से देखा, जिससे वह अपने कदमों पर ही रुक गई। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अपने पति से मिलने से ज्यादा दूसरों को खुश करने का समय है। तुम्हें पता है, मैं यहाँ 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने उसे घूरते हुए कहा। वह इस बात से बहुत उत्साहित था कि वह उससे मिलने के लिए ऑफिस आई थी, लेकिन उसे उसके पास आने में पूरे 20 मिनट लग गए। आपको कैसे पता चला कि मैं ऑफिस में हूँ? उसने उलझन में पूछा और उसकी ओर चलती रही। क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? उसने अपने होठों को एक पतली रेखा में सिकोड़ा और आह भरी। क्या ऐसा कुछ है जो वह उससे छिपा सकती है? इधर आओ, उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। जब उसने अचानक उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाया तो वह चीख पड़ी। उसने अपने हाथों से उसे जकड़ लिया, मानो उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने उसकी मीठी, सुगंधित खुशबू को सूंघते हुए पूछा। वह इत्र का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि फूलों से अपनी प्राकृतिक सुगंध बनाती है, जो उसे और भी मोहित कर देती है। अध्याय 659। तुम बच्चे को चोट पहुंचाओगे। जब जिमिंग उसके करीब झुका और उसके बालों की खुशबू को सूंघा तो उसके कान लाल हो गए। उसके कानों पर उसकी गर्म सांसों के पड़ने से वह उसकी बाहों में कांप उठी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सवाल सुनकर उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। लेकिन जब उसकी नज़र मेज पर रखे उसके बैग पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे याद आ गया कि वह यहाँ क्यों आई थी। उसने उसका हाथ थाम लिया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। मैं अस्पताल से आ रही हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, उसने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। अंडरस्को। वह हैरानी से उसे घूरने लगा और असमंजस में पलकें झपकाने लगा। 1 मिनट तक वह कुछ नहीं बोला और बस उसे देखता रहा। फिर उसने नीचे देखा और उसके पेट को घूरने लगा, जिसे उसने पकड़ रखा था। क्या यह अच्छी खबर है? उसने उसके पेट की ओर देखते हुए पूछा, ये सोचते हुए कि क्या उसके विचार सही हैं या नहीं। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे जो उसके पेट पर रखे थे। उसने उसकी ओर देखा और मुश्किल से अपनी सांस रोकी। क्यों? आपने मुझे अस्पताल तक अपने साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहा? आप अकेले कैसे जा सकते हैं? उसने नाराजगी से पूछा। क्या तुमने कुछ खाया? क्या तुम्हें भूख लगी है? या प्यास? क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? रुको, गुस्साओ। वह अचानक घबरा गया और ऐसी बातें करने लगा जो उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसके साथ क्या हुआ? लीवेई, क्या? रुको। जब उसने गू शाओ को बुलाना शुरू किया तो वह चिल्लाए। वह चुप हो गया और उसे घूरने लगा। तुम्हें इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, ये बच्चे के लिए हानिकारक होगा। अंडरस्को तारांकन। अरे, बच्चा? किसका बच्चा? उसकी बात सुनकर उसने अपनी आंखें झपकाईं। आखिर वो क्या कह रहा है? उसकी बातें सुनकर उसने भौहें चढ़ा लीं। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, उसने दृढ़ता से कहा। वह ये कैसे पूछ सकती है कि बच्चा किसका है? क्या ये कोई सवाल भी है? अंडरस्को। वह अवाक रह गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे वह गलतफहमी का शिकार हो गया हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सा बच्चा? क्या तुम गर्भवती नहीं हो? क्या तुम मुझे यही बताने नहीं आई थी? उसने उसे घूरते हुए पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उसने झुंझलाहट भरी आह भरी और खुद को शांत करने के लिए अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर मारा, क्योंकि उसके शब्दों को सुनकर उसे घुटन और झुंझलाहट महसूस हो रही थी। अरे, बस करो। क्या कर रही हो? अगर ऐसे ही करती रही तो बच्चे को चोट लग जाएगी। उसने उसे खुद को मारने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। अंडरस्को। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से उसकी ओर देखा। लीवे, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गर्भवती हूँ। उसने निराशा और उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। मैं अस्पताल गई थी, लेकिन किसी और वजह से। मेरे पास अच्छी खबर है, लेकिन वो खबर नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसने शांत भाव से उसकी आंखों में देखते हुए समझाया। ओह, उसने उसकी बात सुनकर सरल स्वर में कहा। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती नहीं है जैसा उसने सोचा था, तो उसके चेहरे के भाव उतर गए। उन्होंने अभी तक बच्चे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन शिशु बनने का ख्याल आते ही उन्हें अचानक रोमांच और उत्साह का अनुभव हुआ। उनके दिल में एक ऐसा एहसास भर गया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उसके चेहरे के भाव देखकर उसने धीरे से आह भरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी बच्चा चाहेगा, क्योंकि उसने पहले कभी अपने मन की बात जाहिर नहीं की थी। मुझे खेद है, उसने धीमी आवाज में माफी मांगते हुए अपनी कोमल बाहों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसने सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी ही थी। उसने उसे और कसकर गले लगाया और पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या अच्छी खबर है? उसने उसके चेहरे से बालों की लंटें हटाते हुए पूछा। वह मुस्कुराए और उस खबर को याद करके उसका मूड अच्छा हो गया। वह खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोली, लीवे, अब मुझे किसी का इलाज करने से पहले किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आधिकारिक तौर पर डॉक्टर हूँ। ये कहते हुए वह क्रिसमस का तोहफा पाकर खुश हुए बच्चे की तरह खुशी से चिल्ला उठी। उसके शब्द सुनकर और उसे इतनी खुशी से चिल्लाते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी की चमक आ गई। क्या सच में? उसने सिर हिलाया और बताया कि श्रीलू ने सुबह उसे फोन किया था और उसे नियुक्ति पत्र और चिकित्सक प्रमाण पत्र दिया था। उसने उसे घूरकर देखा और पाया कि वह कितनी खुश थी। इससे पहले उसे चिकित्सा में उसकी रुचि और लोगों का इलाज करने की उसकी ललक समझ में नहीं आती थी। उसके लिए यह अजीब था कि उसने सड़क के बीचों बीच एक अजनबी महिला का एक्यूपंक्चर करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने एक पिता से भी बहस की जो अपने बेटे की हालत जाने बिना उसका गलत तरीके से इलाज कर रहा था। वह तब हैरान रह गई जब चिकित्सा जगत में सुप्रसिद्ध दादासू ने कहा कि वह उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि जी मिंग ने बिजनेस में स्नातक की डिग्री हासिल की थी, इसलिए फैशन में उनकी रुचि विकसित हो गई। कोमा से बाहर आने के बाद उन्होंने एक फिल्म करने का फैसला किया जिसे वह कुछ हद तक समझ पाए, क्योंकि यह उनके रुचि के क्षेत्र से कुछ हद तक संबंधित थी। लेकिन उन्हें कभी भी चिकित्सा में उनकी रुचि का कारण समझ नहीं आया। फैशन या मनोरंजन उद्योग का डॉक्टर बनने से क्या लेना देना है? हालांकि उसके अतीत के बारे में जानने के बाद और यह जानने के बाद कि वह शीमिंग नहीं है और उसने 10 साल की उम्र में एक मरीज का एक्यूपंक्चर से इलाज किया था, जो उसके लिए अविश्वसनीय था, लेकिन अगर यह सच है तो ये डॉक्टर बनने के उसके जुनून को समझाता है। बधाई हो, अब आखिरकार तुम जो चाहो वो कर सकती हो, उसने उसकी बाह दबाते हुए कहा। उसने अपनी हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके नम होठों को चूमा। वह मुस्कुराए और उसके धीमे चुंबन में खो गई। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखते हुए उसके होठों पर कहा। जिया मिंग की आंखें बंद थीं, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे अपनी आंखों में घूरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे आंसू बहाने की कगार पर देखकर उसने एक बार फिर उसके होठों को चूमकर उसे चुप करा दिया। उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसने उसके होठों को चूमते हुए उसके शरीर को सहलाया, जिससे वह उसकी बाहों में पिघल उठी। अध्याय 660 सुई लगाना। उनके चुंबन के बाद जी मिंग को इसे रोकना पड़ा, अन्यथा वह अपना आपा खो बैठता। और वह नहीं चाहती कि वे ऑफिस में कुछ भी करें। दोपहर के भोजन का समय लगभग हो चुका था, इसलिए गु शाओ ने उन दोनों के लिए लंच बॉक्स का इंतजाम किया। उन्होंने भरपेट भोजन किया और इस दौरान जी मिंग ने उसे अपने पिछले जीवन में हुए चिकित्सा चमत्कारों के बारे में बताना जारी रखा। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने कुछ कॉफी पी और लीवेई उसकी कहानियां सुनती रही। आपको पता है, जब मैं अपने पिता के साथ थी तो हमारे घर के सामने का आंगन औषधीय जड़ी बूटियों से भरा रहता था। अगर हम घर से दूर किसी गांव में जाते थे तो लोग हमारे घर आकर उन पौधों की देखभाल करते थे और कभी कभी जरूरत पड़ने पर जड़ी बूटियां ले जाते थे। उस समय भले ही उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी लोग मिलनसार और स्नेही थे। इसीलिए मेरे पिता और वह फोन की घंटी बजने पर रुक गई। उसने स्क्रीन पर तांग नियान का नाम देखकर होंठ सिकोड़ लिए। तांग नियान छोटी मोटी बातों पर उसे फोन नहीं करती। आखिर हुआ क्या था कि उसने उसे फोन किया। फोन उठाने से पहले उसने लीवेई की तरफ एक नजर डाली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे दूसरी तरफ से तांग नियान की चिंतित आवाज सुनाई दी। जिया मिंग, क्या तुमने इंटरनेट पर देखा? किसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तुम्हारे जैसी दिखने वाली एक लड़की गर्भवती महिला को सुई लगा रही है। वह वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हमें जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी दावों का खंडन करना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। इटर्नल लव की सफलता के बाद तुम्हें इतने सारे ऑफर मिल रहे थे, हमें इस स्कैंडल को जल्द से जल्द रोकना होगा, उसने एक ही सांस में कहा। तांग नियान पहले से ही घबरा रही थी, क्योंकि शीमिंग अब न केवल एक कलाकार है बल्कि उसके बॉस की पत्नी भी है। वह उसे कुछ भी होने कैसे दे सकती है? जिया मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। सुई चुभ होना। उसे अचानक वह घटना याद आ गई जब उसने डॉक्टर लू की चाची का इलाज सड़क पर किया था।
क्या वह उसी की बात कर रही है? लेकिन उस औरत पर सुई चुभोना उसके इस काम का सही वर्णन नहीं है। कुछ भी सुनाई न देने और सिर्फ सन्नाटा छाए रहने पर तांग नियान ने आह भरी। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, कृपया इसे देखें, उसके बाद हम इस समस्या के समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब लीवेई ने सुना कि शिमिंग ने उसे क्या बताया कि तांग नियान ने क्या कहा था, तो उसके चेहरे के भाव उदास हो गए। जिया मिंग ने तांग नियान द्वारा भेजे गए लिंक को खोला और लीवेई उसके करीब झुककर उसकी सामग्री पढ़ने लगी। पोस्ट में लिखा था, फिल्म इटर्नल लव को लेकर मची चर्चा को देखते हुए, खासकर इस फिल्म से डेब्यू करने वाली दूसरी मुख्य अभिनेत्री शी मिंग के बारे में, मैंने आज फिल्म देखने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों से मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने उसे कहाँ देखा है, लेकिन आज फिल्म देखने के बाद मुझे आखिरकार याद आ गया। कुछ महीने पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर का खाना खाने जा रहा था, तो मैंने लिशी रोड के पास सड़क के बीचों बीच भीड़ देखी। पास जाकर हमने एक लड़की को देखा जो फिल्म में शी मिंग जैसी दिखती थी। वह लड़की बुरी तरह घायल महिला के शरीर पर सुई लगा रही थी। एम्बुलेंस के आने पर हमें पता चला कि वह महिला गर्भवती थी। मुझे लगा कि वह शायद कोई डॉक्टर होगी, इसीलिए उसने उस महिला को प्राथमिक उपचार दिया। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं दंग रह गया। एक अभिनेत्री किसी को इस तरह का प्राथमिक उपचार कैसे दे सकती है? हो सकता है उसका इरादा बुरा न हो, लेकिन क्या उसे यह नहीं पता कि बिना जानकारी के प्राथमिक उपचार देने से बेहतर है कि कोई प्राथमिक उपचार न दिया जाए? मैंने वीडियो को उनकी पोस्ट के साथ अपलोड कर दिया है, अब आप इसे देखें और खुद फैसला करें। हम युआन लेई को अपराधी कह रहे हैं जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है और उनका अपराध अभी तक साबित भी नहीं हुआ है। लेकिन हम उस महिला को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसने सबसे गंभीर अपराध किया है, वो भी सबके सामने। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसे झूठे और गैर जिम्मेदार लोगों का समर्थन करना चाहते हैं या नहीं। पोस्ट पढ़ते ही लीवेई के चेहरे पर उदासी छा गई। पोस्ट में शी मिंग पर महिला का गलत तरीके से एक्यूपंक्चर करने का आरोप लगाया गया था। वीडियो में शी मिंग का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। वीडियो में लीवेई का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि सारा ध्यान शी मिंग पर ही केंद्रित था। उसने कमेंट्स को स्क्रॉल करके देखा और पाया कि लोग किस तरह पागल हो रहे थे। क्या ये शी मिंग है? मुझे लगता है कि यह या तो कोई संपादन करता है या शी मिंग जैसी ही कोई और। बिना किसी लाइसेंस के वह गर्भवती महिला पर एक्यूपंक्चर कैसे कर सकती है? क्या वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है? क्या आपको यकीन है कि यह वीडियो प्रामाणिक है? अतीत में कई लोगों ने शी मिंग को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सभी गलत साबित हुए। मुझे नहीं लगता कि यह एडिटिंग है। ये बिल्कुल जी मिंग जैसी दिखती है। हालांकि उसके हाथों की हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि उसे एक्यूपंक्चर का कुछ ज्ञान है। मैंने कुछ समय तक एक्यूपंक्चर क्लिनिक में काम किया है और उसके हाथों की हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि वह जानती है कि वह क्या कर रही है। अरे चुप रहो, उसका बचाव करना बंद करो। अगर उसके पास चिकित्सक का लाइसेंस नहीं है तो उसे दूसरों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। प्रसिद्धि पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बेशर्म, हाँ, लोग इसे लेकर बहुत हंगामा कर रहे हैं। वह उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। मुझे लगता है अब मैं युआन लेई के उसके प्रति रवैये को समझ सकता हूँ। नौसिखिया होने के बावजूद वह अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करती और यहाँ तक कि उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने का आरोप भी उन पर लगाती है। लीवेई ने दांत पीसते हुए उससे फोन छीन लिया और उसे बंद करके सोफे पर फेंक दिया। इसे मत पढ़ो, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इस बात से नाराज था कि लोग इस घटना की तुलना युआन लेई की घटनाओं से कर रहे थे। युआन लेई ने जो किया वह अपराध था, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए जी मिंग को अपराधी कहना घिनौना है। जिया मिंग ने उसकी हरकतें देखी और आह भरी, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वैसे भी मुझे कंप्यूटर के पीछे बैठे लोगों के इस दोहरे रवैये की आदत हो गई है। जब आप अच्छे होते हैं तो वे आपका प्यार करते हैं और जब आप सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको लात मारते हैं। उसने आह भरी और सिर हिलाया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।